ज़मीन के मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली, मोअज़्ज़िज़ अरकान क़ानून साज कौंसिल, साबिक़ आमिर मजलिस बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ सदरुल मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। आप जानते हैं कि ये जलसा मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की याद में मुनक़्क़द किया गया है, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी कुर्बानियों से, अपनी मेहनत और जुस्तजू से और अपनी दूरअंदेशी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा किया। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरज़मीन दक्कन की तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1958 में मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह, जो जामे निज़ामिया के से आलिम फाजिल की डिग्री हासिल की, पेशे के एतबार से एक बेहतरीन वकील थे। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया उन्होंने किया, पुलिस एक्शन होकर 10 साल का लंबा अरसा हो चुका, अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया किया, इसका नाम बदला और उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे बनाया और इस बात का ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक और हिंदुस्तान के आइन के फंडामेंटल राइट्स के हुकूक जो दिए गए उसको हासिल करने की लड़ाई लड़ेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब और कमजोर और मजलूमों के लिए काम करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में इसलिए हिस्सा लेगी ताकि गरीब और मजलूमों को इंसाफ मिल सके। सियासत में इसलिए हिस्सा लेगी ताकि उनकी एक सियासी क़ियादत खड़ा किया जाए। और ये मकसद को लेकर अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। यही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जिन्होंने उस वक्त के आंध्र प्रदेश में इस बात का मुतालबा किया था कि उन मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। अब्दुल वाहिद ओवैसी की दूरअंदेश निगाहें ये देख चुकी थी कि हमारे भारत के संविधान और आइन में आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन तालीम में और रोजगार में मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले अगर उस वक्त के आंध्र प्रदेश में किसी सियासी शख्सियत ने या किसी मजहबी शख्सियत ने इस बात का मुतालबा किया तो उनका नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था। जब सबसे पहले बैकवर्ड क्लास का कमीशन बनाया गया, मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस बात का मुतालबा किया कि मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और यही वजह है कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने 11 महीने जेल में नजरबंद किया और उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने अब्दुल वाहिद ओवैसी के अकाउंट्स को सीज कर दिया। उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने
अब्दुल वाहिद ओवैसी के औलाद पर, उनके घर वालों पर जुल्म और सुतम को दहाया। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर का पानी भी बंद कर दिया गया था और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को आने को और उनसे अफराद खानदान से मुलाकात करने से डरते थे। 11 महीने जेल की सोबतें अब्दुल वाहिद ओवैसी को बर्दाश्त करना पड़ा। उस वक्त की हुकूमत ने कई पेशकश किए कि आप सियासत से दस्तबरदार हो जाइए, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने उन तमाम पेशकशों को मुस्तरद किया, ठुकराया और ये कहा कि तुम नहीं जानते तारीख को, तुम सीरतुन नबी को नहीं पढ़े हो। मैं जानता हूं कि पुलिस एक्शन के उस पुराशुभ दौर के बाद जब पंडित सुंदरलाल और काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट ने कह दिया कि पुलिस एक्शन के दौरान हजारों लोगों की मौतें हुई, ये मेरे अल्फाज नहीं है। आज भी नेहरू लाइब्रेरी दिल्ली में काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट, मेरे इस अल्फाज को आपको बता दिया जाएगा। उस रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल ने कहा कि 35-50 हजार से ज्यादा अक़लियतों का, मुसलमानों का कत्ल हुआ। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदला, उसकी सियासी तहरीक का, उसकी सियासी सफर का आगाज किया। कई इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन में कामयाबी नहीं मिली। दारुस्सलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी 1 साल 2 साल नहीं, 11 साल अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम के मुकदमे को लड़ा और जब दारुस्सलाम के मुकदमे में कामयाबी मिली तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम को अपने नाम पर नहीं किया, बल्कि कहा कि ये उस अवाम की और गरीबों की अमानत है और सुबह क़यामत तक दारुस्सलाम गरीबों और मजलूमों का एक मरकज रहेगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम पर जो उस वक्त के फायर सर्विस का कब्जा था, उनसे किराया हासिल किया और किराया हासिल करने के बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम के अतराफ में मलगियात को तामीर किया ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमदनी कुछ हो सके। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बने, जब दारुस्सलाम नहीं था, जब मजलिस के पास एक एमएलए छोड़ो एक रुकने बल्दिया नहीं था, जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया तो शहर हैदराबाद में लोग, अवाम में इतना खौफ था कि लोग मजलिस के जलसे में शिरकत करना छोड़िए, मजलिस के जलसे में लाइट देने से डरते थे। यही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जिन्होंने मजलिस के जलसों को बगैर लाउड स्पीकर और माइक के 15-20 लोग खड़े होते, उनके दरमियान में अब्दुल वाहिद ओवैसी चल चल कर तकरीर करते, लोगों में एक एतमाद को बहाल करते, डर और खौफ को दूर करते। कभी मजलिस के जलसे में 2 लोग, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी लोग अपने घर के खिड़कियों से झांक कर मजलिस के जलसों को अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकारीर को सुनते। ये वो मर्द मुजाहिद था जिसने देख लिया था कि आने वाले 100 साल में अगर भारत के मुसलमानों को, दलितों को अपने हक को हासिल करना है तो उनको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा। मैं सलाम करता हूं अब्दुल वाहिद ओवैसी को जिन्होंने सरजमीन दखन में इस अपनी दूरंदेश निगाहों से इस बात को महसूस कर लिया था। मैं सलाम करता हूं हजरत इस्माइल साहब को रहमतुल्लाह अलैह को जिन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग की बुनियाद को डाली।
इन दो शख्सियतों ने इस बात को महसूस कर लिया था कि जब तक मुसलमानों की, दलितों की एक सियासी क़ियादत नहीं बनेगी, उनसे इंसाफ नहीं होगा। यही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जिन्होंने 1961 में चीन के खिलाफ तकारीर में कहा था कि भारत को अगर मुस्तकबिल में खतरा होगा तो चीन से होगा। आज दुनिया 2023 में कहती है कि चीन से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 अराकीन पार्लिमान है, 2 अराकीन असेंबली महाराष्ट्र में है, बिहार में 1 है, तेलंगाना में 7 अराकीन असेंबली और 2 रुकने कानून साज काउंसिल है। अराकीन बल्दिया हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में मजलिस के 100 से ज्यादा कॉरपोरेटर जीत कर आए। 5 चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन में कामयाब हुए। मीरठ की सरजमीन पर मजलिस के मेयर के उम्मीदवार ने 1.5 लाख वोट मीरठ के शहर में हासिल किए और 11 कॉरपोरेटर मजलिस के मीरठ शहर में कामयाब हुए। संबल शहर में मजलिस का चेयरमैन मुंतखब हुआ और उस हमारे मजलिस के उम्मीदवार ने संबल के मौजूदा रुकने असेंबली समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली के घर की एक खातून को हराया। मैं आज के जलसे से उन तमाम उत्तर प्रदेश के उन जिम्मेदारों को, उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं हमारी मां और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस की कामयाबी के लिए मेहनतें की और अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं सलाम करता हूं संबल की उन हमारी मां और बहनों का जिन्होंने भूख और प्यास और तकालीफ को बर्दाश्त किया और संबल से मजलिस के चेयरमैन को कामयाब किया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजलिस के पैगाम को लेकर और आगे बढ़े, भारत के कोने कोने में जाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। अब्दुल वाहिद ओवैसी के जेर क़यादत जब पहला इलेक्शन लड़ा गया, बल्दिया का इलेक्शन लड़ा गया था, तो लोग ताजुब करने शुरू कर दिए। लोगों को परेशानी हुई कि 16 या 18 अराकीन बल्दिया मजलिस के जीत कर आए थे, उसमें से 5 या 6 हमारे दलित भाई रुकने बल्दिया मुंतखब होकर आए। तो रातों रात कांग्रेस की हुकूमत ने, जब हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया अलग थी, तो मजलिस की बढ़ती हुई ताकत को देखकर और मजलिस की कामयाबी के कदमों को रोकने के लिए उन्होंने हैदराबाद और सिकंदराबाद की बल्दिया को एक बना दिया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज जमा हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए लगा दिया। मेरी अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फख्र मिल्लत अलैहिर रहमान और उनके साथ वो तमाम जो साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो उस वक्त जब मजलिस के पास कुछ नहीं था, जिन्होंने तकालीफ और मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अल्लाह हमारे तमाम मरहूम कायदीन को, सदरों को, अराकीन को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे और अल्लाह हम तमाम को उनका नेक नेमल बदल बनाए और अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम उनके रास्तों पर चले। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है। अब्दुल वाहिद ओवैसी कुरान और सुन्नत के सख्त पाबंद थे, जामे निजामिया से पढ़े हुए थे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आज
मजलिस के मेरे तमाम रुफ़क़ाओं से अपील है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखो। अफसोस हुआ जब दारुस सलाम में खत्म कुरान हुआ। आज मजलिस की इतनी बड़ी ताकत है, मगर दारुस सलाम में मुट्ठी भर अराकीन बल्दिया या सदर मदीना है। याद रखो, अगर तुम अपने मरहूम कायदीन को भूल जाओगे तो फिर इससे बड़ा नाइंसाफी कोई और नहीं हो सकती है। अब्दुल वाहिद ओवैसी को उनकी फातिहा के दिन या उनकी बरसी के दिन लोगों की आने की जरूरत नहीं है, मगर एक एहसास हमारे दिलों में रहना चाहिए कि जब मजलिस के पास कुछ नहीं था, न दारुस सलाम था, और जब दारुस सलाम मिलता था तो सबसे पहले साइकिल पर लोग आते थे, रिक्शा में आते थे, बाद में दौर आया तो मोटरसाइकिल पर लोग आए। आज माशाअल्लाह इतनी गाड़ियां दारुस सलाम में आती हैं कि ऐसा लगता है कि दारुस सलाम का वसी मैदान गाड़ियों से भरा पड़ा है। मगर याद रखो, ये गाड़ियां इसलिए आई क्योंकि उस वक्त के गरीबों ने अपना खून पसीना बहाया। आज ये शान और शौकत मजलिस के पास इसलिए आई क्योंकि उन्होंने भूखे रहकर जेल की सलाखों में अपनी जिंदगियां गुजारकर जमाने और जालिमों का मुकाबला करके उन्होंने हमको यहां तक पहुंचाया। इसलिए हम तमाम को उन मरहूम कायदीन की कुर्बानियों को याद रखने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तेलंगाना रियासत में 10 साल तेलंगाना रियासत को बनकर मुकम्मल हुए। बहुत से लोग मजलिस के बारे में तबसरा कर रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैं उन तमाम लोगों से ही कहूंगा, याद रखो, मजलिस अपने मौक़िफ़ में कभी तब्दीली पैदा नहीं करती। जब तेलंगाना का एजिटेशन उरूज पर था, मजलिस ने एक फैसला लिया। लोग लाख बातें कह सकते हैं, तारीख लिखने वाला लिखेगा कि मजलिस ने एक फैसला लिया था, मगर हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। अगर आज मजलिस कोई फैसला लेती है तो हम अपने फैसले से पीछे हटने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। याद रखो, जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, ये इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है। लोगों को बड़ी गलत फहमी रहती है कि इख्तिदार हमारे पास रहेगा। इख्तिदार अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, इख्तिदार खिलजियों के पास नहीं रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के पास नहीं रहा, इख्तिदार बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं रहा। तो इसलिए जो लोग आज मजलिस के बारे में बात कर रहे हैं, बोलिए आप, मुझे कोई इतराज नहीं है, जमहूरियत है। मगर हम जब कोई फैसला ले लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस फैसले से पीछे हटने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। किसी ने कह दिया कि क्या मुसलमान ही मजलिस को वोट देते, किसी ने कह दिया कि क्या मुसलमान मजलिस को वोट देते, हमको नहीं देते। अरे भाई, मैं कौन होता हूं? मैं तो एक गुनाहगार हूं। ये तो अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सदका अहले बैत का, अहले दिल की दुआएं हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट भी मिलती है और मजलिस कामयाब भी होती है। मैं इस तरह के बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हाँ, जब मेरी जमात का फैसला होगा तो मैं अपने उस फैसले को मनवाने के लिए अवाम के दरमियान में जाऊंगा। आप कहते रहिए कि क्या ओवैसी के बोलने पर मुसलमान वोट देगा या नहीं देगा। अरे घोड़ा मैदान आगे है, आपको मालूम हो जाएगा कि किसको वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं, आओ लड़ो मेरे खिलाफ। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी मजलिस से मुकाबला करना है, मुकाबला करो।
मैं मुकाबला करने में जितना मुझे मजा आता है, बातचीत में मुझे मजा नहीं आता है। आओ मुकाबला करो, जमहूरियत है। मगर मुकाबले से पहले ये क्यों पुकार रहे हो मुकाबला करेंगे? आओ बाबू मुकाबला करो। हम बहुत सोच से मुकाबला करके आए। नीलम संजीवा रेड्डी ने समझा कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल में डालने से अब्दुल वाहिद ओवैसी की हिम्मत टूट जाएगी, मजलिस नहीं बढ़ेगी। मगर 11 महीने की जेल की सौबतें और तकालीफ अब्दुल वाहिद ओवैसी के हौसले और अज़म में इजाफा कर दिया। कांग्रेस ने समझा कि इनके बैंक अकाउंट को बंद कर देंगे और अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद पर पीने का पानी बंद कर देंगे। मगर लोग नहीं जानते थे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की इस तरह तरबियत नहीं की, क्योंकि अब्दुल वाहिद ओवैसी जानते थे कि करबला में क्या हुआ। अब्दुल वाहिद ओवैसी सीरतुन नबी के तालिब इल्म थे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला करो। कौन रोक रहा आपको? अरे आओ मुकाबला करो हैदराबाद की पार्लियामेंट से। तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं मेदक भी जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा, किशनगंज भी जाऊंगा। अरे ये मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। अरे ये क्या बात है? इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना ये इन लोगों को ज़ेब नहीं देता। मुकाबला करेंगे। अरे कौन रोक रहा भाई मुकाबले से आपको? हम तो हमेशा बोलते हैं कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि मुकाबला होना चाहिए। आप आइए, आपको लड़ना है लड़िए, हैदराबाद लड़िए, चंद्रायन गुट्टा लड़िए अकबर के खिलाफ, कहीं से भी लड़िए, नामपल्ली लड़िए, आप कभी याकूतपुरा लड़ लीजिए, मलकपेट लड़ लीजिए। कौन रोक रहा आपको? आइए मुकाबला करिए। हम भी मुकाबला करने को तैयार हैं। हम क्या यहां पर जो पहुंचे हैं, हम कैसे पहुंचे यहां पर? डीलिंग करके पहुंचे नहीं, लड़के पहुंचे। अगर यहां तक पहुंचे तो कुर्बानियां देकर पहुंचे। अगर हम यहां तक पहुंचे और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक आगे बढ़ते रहेंगे तो कुर्बानियां देते रहेंगे, मुकाबला करेंगे, जालिमों से पंजा आजमाई करते रहेंगे। अरे इख्तिदार पर बहुत लोग बैठे, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर अब तक सबने ही कहा कि इख्तिदार मेरे पास से नहीं जाएगा। अरे इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। मुकाबला करिए, कौन रोकता है आपको? अरे मैं कौन होता हूं मुसलमानों को बोलने के लिए? मैं कौन हूं? मैं तो गुनाहगार हूं। मैं तो सिर्फ मुसलमानों के, दलितों के, कमजोरों के दरमियान में खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूं, उनके हुकूक की बात करता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। और अगर ये मेरा जुर्म है तो सुन लो, मैं ये जुर्म करता रहूंगा, क्योंकि मुझे यही बताया गया है कि जो कमजोर है उसको तुम्हारी आंखों में मजबूत रखो, जो सबसे आखिर है उसको सबसे सामने लेकर आओ। यही हमको बताया गया है। अरे ये तेलंगाना, मैं तो अपने बचपने से, मेरी उम्र 10-11 साल की थी जब से मैं अपने मरहूम वालिद की उस लेफ्ट हैंड ड्राइव 6444 की जीप में अपने स्कूल की गर्मा की छुट्टियों में, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, रहमत हुसैन ज़ैदी साहब की, शेख मोहम्मद अख्तर साहब की, इस्माइल ज़बी साहब की, हमारे मरहूम गुलाम गौस खां साहब की, जिनको लोग मोहब्बत से मामा कहते थे, अहमद पाशा खादरी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं बैठकर अपने वालिद के साथ उस तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों में जाता था। आदिलाबाद में अगर गए तो आदिलाबाद से सिरपुर, कागज नगर, मंचरियाल, वो क्रेमरी के जंगल से होते हुए जाते थे। मुझे सब याद है। तो ये मत समझाओ कि मैं पैराशूट से उतर कर आया। मैं भी इसी जमीन पर पैदा हुआ, इसी जमीन पर चलकर यहां तक आया हूं। तो मुझे मालूम है
कि किधर क्या काम हो रहा है। थोड़ी बहुत कोंचम पॉलिटिक्स हमको भी आती है, कोंचम ज्यादा नहीं आती, लिटिल आती है। सालारे मिल्लत बोलते थे, सालारे मिल्लत के तकरीर का तारीखी जुमला मुहिबान मंजलिस को याद होगा कि सालार अपनी तकरीर में कहते थे कि हम हवाओं में सूंघ कर नहीं बोलते कि बारिश कब होने वाली है, हम हवाओं की से पहले इस बात को कह देते हैं कि बारिश कब हो रही है। सालार ये कहते थे कि हम राख में फूंक कर खाक अपने चेहरे पर नहीं उड़ाते, हम राख में फूंक कर खाक अपने चेहरे पर नहीं उड़ाते, जब हम राख में फूंकते तो उसमें चिंगारी पैदा करते। तो समझा करो आप नहीं समझना चाह रहे, अब जो देखो मुंह को आया बोलता हूं। दारुसलाम, अरे दारुसलाम तो छोड़ो प्यारे, तुम देखो अब क्या होता है। दारुसलाम वो करेंगे, अरे दारुसलाम हमने अपने खून पसीने से हासिल किया। दारुसलाम की एक एक इंच जमीन पर उन गरीब मुसलमानों के आंसू हैं। दारुसलाम की एक एक इंच जमीन पर हमारा पसीना है। दारुसलाम की एक एक ईंट हमारे ख्वाबों की ताबीर है। दारुसलाम हमारे इत्तेहाद की निशानी है। दारुसलाम हमारी सियासी ताकत का मरकज है। तुम सियासी ताकत के मरकज से टकराना चाहते, टकरा लो। जो दीवारों से टकराता है उसका सर ही फुट जाता है। मैं तुमको रोक नहीं सकता, मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम में दीवानगी है तो तुम हमारी दीवानगी को नहीं जानते, तुम हमारी दीवानगी को नहीं जानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर तेलंगाना के 10 साल मनाए गए। मेरी तकरीर पर बहुत बड़े तबसरे किए जा रहे हैं। करिए तबसरा, मुझे क्या करना है। आप लोग टाइम पास करना चाह रहे हैं, करिए। मगर मेरा एक सवाल यह है कि तेलंगाना के 10 साल का जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, उसमें आपने कहीं पर उर्दू में इश्तिहार देखा? देख लो आप जाके, उर्दू में इश्तिहार देखा आपने? मैं तो नहीं देखा। निजामाबाद के हमारे मजलिस के लोगों को फोन किया, मैंने कहा जनाब जरा इस निजामाबाद में जो इश्तिहारात 10 साल के सेलिब्रेशन के लगाए गए हैं, जरा भिजाइए। एक भी उर्दू का लफ्ज नहीं। और तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। और उर्दू एकेडमी को 4 साल में 101 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से उर्दू एकेडमी 101 करोड़ जो 4 साल में दिए गए थे, उसमें से सिर्फ 37 करोड़ रुपए खर्चा किए। अब आप बताइए इसका जिम्मेदार मैं कैसे हूं? क्या हुकूमत इस पर कुछ तबसरा करेगी? अब हमारे मुखालिफिन बोलेंगे आप क्या करें? तो हम ये करें कि अकबरुद्दीन ओवैसी और अराकीन असेंबली की नुमाइंदगी पर हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट को मजबूर किया और 66 उर्दू ऑफिसर्स का तकर्रुर किया। डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कलेक्ट्रेट में, मिनिस्टरों की पेशियों में। ये मजलिस का कारनामा था। मगर अफसोस हुआ कि 10 साल का जश्न मनाया जा रहा है और एक भी उर्दू में कहीं इश्तिहार नहीं आता, सिर्फ तेलुगु में इश्तिहार नजर आते। यकीनन तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज है, मगर उर्दू सेकंड लैंग्वेज भी तो है। कहां गए वो लोग जो बोलते थे गंगा जमनी तहजीब है? कहां है मेरे भाई? उर्दू को नजरअंदाज करके रख दिया गया। 10 साल रियासत तेलंगाना के मनाए जा रहे हैं। विजारती अक़लियती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को 15,000 करोड़ रुपये बजट में दिए गए। उसमें से खर्चा कितने हुए? 9,000 करोड़।
अगर इस साल के बजट को निकाल दिया जाए तो करीब 12,800 करोड़ रुपए अलोकेट हुए और एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ सिर्फ 8,800 करोड़ का। 4,000 करोड़ रुपए कम हो गए। ये क्यों कम कर दिए गए? इसका जवाब हुकूमत के पास होना चाहिए। अच्छा, तेलंगाना में 20 एसपीज हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं, उसमें से सिर्फ एक मुसलमान गौस आजम एसपी है मुल्क के। फिर मुझ पे इल्जाम लगाते बीजेपी वाले, अमित शाह हैदराबाद जैसा उतरेंगे अब आने वाले हैं, अखबार की रिपोर्ट है। जैसा शाह साहब उतरते उनके पेट में दर्द होता और तकरीर शुरू करते ही बोलते एमआईएम पार्टी। भाइयों बहनों, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके पास है, 4% हम खत्म कर देंगे। अरे भाई, मेरे हाथ में अगर गाड़ी का स्टीयरिंग है तो 20 जिले में एक मुसलमान एसपी क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? 33 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एक मुसलमान एसपी है जगतियाल जिले की, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर इल्जाम मजलिस पे लगता, वो हिंदी का लफ्ज है तुष्टीकरण की राजनीति मजलिस कर रही है, अंग्रेजी में बोलते हैं अपीसमेंट के, मजलिस को खुश किया जा रहा है। कौन सा खुश किया जा रहा है हमारे को? हमारे बजट के पैसे 4,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। एक मुस्लिम एसपी है मगर बीजेपी बोलते नहीं नहीं इनू चला रहे। अरे कौन चला रहा मेरे को मालूम। और फिर आप देखो तेलंगाना में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है? डी रविंदर साहब हैं। उनकी कास्ट क्या है? यादव है। रजिस्ट्रार कौन है? लक्ष्मी नारायण साहब, वो दलित है, माला कम्युनिटी से है। काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल के वाइस चांसलर रमेश साहब हैं। मुनूर कापू हैं, बैकवर्ड क्लास के। रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव अपर कास्ट के हैं। सत्यवाहाना यूनिवर्सिटी करीमनगर के वाइस चांसलर जनाब मल्लेश साहब माला बरादरी के दलित हैं। रजिस्ट्रार वरा प्रसाद हैं, अपर कास्ट के हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के वाइस चांसलर रविंदर साहब हैं, बीसी हैं, बनिया कम्युनिटी के। रजिस्ट्रार यादगिरी हैं, मुनूर कापू हैं। पालमोर यूनिवर्सिटी महबूब नगर के वाइस चांसलर लक्ष्मीकांत राठौड़ हैं, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लंबाड़ा भाई हैं। रजिस्ट्रार गिरिजा है जो दलित मादिगा के एससी हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा के वाइस चांसलर गोपाल रेड्डी साहब हैं, रेड्डी बरादरी से हैं। रजिस्ट्रार कृष्णा राव साहब हैं, माला हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर वेलमा बरादरी के हैं। रजिस्ट्रार वेंकट नरसिम्हा रेड्डी अपर कास्ट के हैं। JN जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर N कविता हैं, वेलमा हैं। रजिस्ट्रार के सुंदर हैं, माला हैं, कम्युनिटी के दलित हैं। पोट्टी श्री रामलू तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किशन राव साहब वेलमा हैं, अपर कास्ट के हैं। रजिस्ट्रार रमेश नायक शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। KNR हेल्थ यूनिवर्सिटी वरंगल के वाइस चांसलर डॉक्टर करुणाकर रेड्डी हैं, रेड्डी अपर कास्ट के हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर S संध्या हैं। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जनाब जयशंकर ने बड़ा मेहनत की तेलंगाना के उसूल के लिए, उनके नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रखा गया। वाइस चांसलर रघुनंदा राव हैं, वेलमा हैं। रजिस्ट्रार वेंकट रमना साहब हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं। कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हॉर्टिकल्चर जो मुलुगु में है, उसके वाइस चांसलर डॉक्टर P नीरज प्रभाकर हैं, वेलमा है। रजिस्ट्रार जनाब प्रकाश साहब हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। JNTU हैदराबाद के वाइस चांसलर नरसिम्हा रेड्डी साहब हैं। रजिस्ट्रार जनाब मंजूर साहब हैं जो हमारे मुसलमानों में नूर बाश होते हैं,
उनको BC-B में मिलता है। अब जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं और जो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और जो ये कहते हैं कि क्या ओवैसी बोलने से मुसलमान वोट देगा, तो बताओ 15 यूनिवर्सिटीज में एक भी मुसलमान वाइस चांसलर क्यों नहीं है? क्या हमारे पास पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं है? 15 यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं है। और कितने बनाए गए? वेलमा बरादरी के 6 वाइस चांसलर, रेड्डियों के 4, मुनूर कापू भाइयों के 2, यादवों का 1, शेड्यूल कास्ट का 1, शेड्यूल ट्राइब का 1 वाइस चांसलर। मुसलमान को क्यों नहीं मनाया गया? इसका जवाब कौन दिया जाएगा? और आप कल बोलेंगे नहीं नहीं इन्हों फिरका परस्ती करते, इन्हों कम्युनल बात करते। अरे भाई, जब सबको बनाया जा रहा है तो मुसलमान को क्यों नहीं बनाया गया? और बोलो बीजेपी वालों, मुनूर कापू लोगों को 2-2 वाइस चांसलर बनाए गए। अब इस पर आप क्या बोलेंगे? वेलमा बरादरी के 6 वाइस चांसलर, रेड्डी बरादरी के 4, और नो मुस्लिम, बट आई एम कम्युनल, मैं फिरका परस्त हूं। इतनी बड़ी लिस्ट आपके सामने दे दिया। अब बताओ आप कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, हद तो यह हो गई, ये जुबली हिल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाजू आपके है ना, वहां पर नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे थे। तो वहां की आवाम ने कहा कि ठीक है, पुलिस ने प्रपोजल दिया, मेरा भी नहीं था, कि एक टोली चौकी पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। तो वहां के एमएलए साहब को तकलीफ हो गई, बोले नहीं टोली चौकी नाम कैसा? तो हमने कहा शेख पेट। तो बोले नहीं टोली चौकी नहीं, शेख पेट भी नहीं, नया पुलिस स्टेशन फिल्म नगर। आखिर टोली चौकी से शेख पेट को वहां के एमएलए को इतनी नफरत, एलर्जी क्यों है? क्यों है आखिर? और वहां के लोगों को फिल्म नगर जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर। अजीब मामला है। मगर मैं फिरका परस्त हूं। टोली चौकी के नाम से नफरत, शेख के पेट से नफरत, और शेख के पेट में कुछ भी नहीं है, उन्हें शेख है खाली। आप नहीं बनाना चाहते, ठीक है, अब आप देख लो, ये अवाम फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर हम तो तैयार हैं भाई। और मजलिस का जो दफ्तर है, जो लोग जिम्मेदार लोग ये बोल रहे कि मुसलमान का इनको वोट देता, मैं उनको दावत दे रहा हूं, आप कभी दारुसलाम को आओ, दारुसलाम में बैठ कर देखो कि हमारे साथ एमएलए बैठते, मैं बैठता हूं, अराकीन बल्दिया बैठते हैं, कोई दरवाजा नहीं, अवाम आती हमसे काम करा के चले जाती। हम उनसे पूछते नहीं कि क्या तुम मुसलमान हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो या हिंदू हो या ब्राह्मण हो या रेड्डी हो या वेलमा हो या मुनूर कापू हो या मुदिराज हो। हम उनसे यही कहते हैं कि आप आए दारुसलाम को, बोली हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। आज से 3 दिन पहले एक शेखर नामी शख्स आया था, 4 या 5 दिन पहले, आकर मुझसे कहा कि असद भाई, मैं सुल्तान बाजार में फुटपाथ पर डब्बा लगाकर कारोबार चलाता हूं। मैंने बोलो क्या है? बोले असद भाई, मेरी बच्ची एसएससी या इंटर में 90% लेकर आई, अपनी बेटी को भी लाया, साहब सिर्फ किताबें दिला दो, मेरी बच्ची काबिल बन सकती है। और उसकी किस्मत थी, मेरे एक जानने वाले वहां पर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ मदद करना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इसकी मदद कर दो। तो उन्होंने मदद कर दी, उसकी देखा भी नहीं। उसके बाद मेरे को बोले असद साहब, मैं ये क्या देखा हूं कि आपने शेखर की बच्ची को मुझसे मदद करवा दिया। मैंने कहा देखो भाई, शेखर हो या शेख हो, हर एक की बेटी को पढ़ना चाहिए। हम कोई तफरका नहीं करते।
मदद इंसान की करना जो मजलूम है, जो कमजोर है। उन्होंने कहा कि मैं सुनता था कि मजलिस के बारे में, मगर आज दारुस्सलाम को आकर देखा, मैंने जिंदगी में उस शेखर को नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। वो कौन है? उसकी बच्ची पढ़ेगी, काबिल बनेगी, मुल्क का नाम रोशन होगा, तेलंगाना मजबूत होगा, हैदराबाद मजबूत होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दारुस्सलाम में हम बैठ के काम करते, हम अपॉइंटमेंट लेके लोग नहीं आते हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेके आने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और अगर कोई दारुस्सलाम में आकर मुझसे बोलता मेरे को फुला शख्स भी जाए, तो मैं उनको बोलता हूं फुला शख्स को आके बोलो तुमको जानते हो। साफ हम कहते हैं वो फुला फुला नहीं, डायरेक्ट आओ, बात करो, काम हुआ अच्छा है। बाज़ वक़्त नहीं भी होता, बाज़ वक़्त नहीं भी होता काम, मगर लोग अवाम को मालूम कि यहां पर गए तो इल्हाम मिल जाते, यहां पर गए तो इनका काम हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निजाम, ये काम का तरीका सालारे मिल्लत ने डाला था। तो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर तेलंगाना की हुकूमत से मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा, ये धरनी बहुत बड़ा दर्द हो गया भाई। अब आप लोगों को नहीं मालूम धरनी से क्या फायदा हो रहा आपको, मगर धरनी में वो जो हिबा होता है ना, ओरल गिफ्ट, ओरल गिफ्ट जब करते धरनी में चढ़ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ओरल गिफ्ट हो सकता मुसलमानों में, मगर धरनी में चढ़ता ही नहीं उन्हें। अरे काय का धरनी है भाई ये। और फिर धरनी के ताल्लुक से हम तो हुकूमत को बताना चाहेंगे, अगर एक पर्टिकुलर सर्वे नंबर रिकॉर्ड हो गया नोशनल खाता बोल के, और रिकॉर्डेड हो गया प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज वेबसाइट में, तो सर्वे नंबर को बदल ही नहीं सकते। और धरनी से लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब परेशान है। फिर कन्वर्जन ऑफ लैंड नाला करेंगे, ये आपका शेरलिंगमपल्ली, गंडीपेट, बालापुर, महेश्वरम आपका इलाका, राजेंद्र नगर, केसरा, मलकाजगिरी, यहां पर कीमतें बढ़ गई, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो इसको बदलना जरूरी है ना। नाला टू प्लॉट उन्हें करता ही नहीं धरनी, यानी इतने तकालीफ इस धरनी में। फार्म 32A का मसला है, उसमें क्या होगा बताओ आप। अच्छा, कई इसमें चीजें लिख कर लेकर आया हूं मैं, कई बार लेटर भी लिखा चीफ मिनिस्टर को, अब दोबारा लिख देता हूं। नहीं मालूम पहुंचेगा या देखेंगे क्या करेंगे, वो उनका मामला है, मगर धरनी से गरीब बहुत परेशान है, अवाम बहुत परेशान है, और हिबा तो होता ही नहीं है। अच्छा, ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला, तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए, तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक
कि सरकर उनका नाम है। उन्होंने बोल रहे कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप। और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपटे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पाहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्हें बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद। अरे बाबा ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। अच्छा आपको मालूम लव जिहाद पहले कहां शुरू हुआ था? सबसे पहले माने लव जिहाद का मतलब कोई माने झूठ धोखा देना। अब मैं बताता हूं आपको, कल अगर कोई संघी आरएसएस या अंबेडकर का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन या संविधान का दुश्मन लव जिहाद बोला तो बोलना रे चुप। अब सुनो, ये एक आदमी का नाम था आपटे, एक आदमी का नाम था मदन लाल पावा। आपटे कौन था? मदन लाल पावा कौन थे मालूम आपको? नहीं मालूम, पढ़ते नहीं ना, खाली ये बस खिलौना देखते रहते। नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने लाइक आए रे देख, कितने आए देख, मैं इंस्टाग्राम पे कितना देख। अरे क्या है, पढ़ो जरा। बहरहाल ये आपटे मदन लाल पावा गोडसे के साथ मिलकर महात्मा गांधी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। तो ये जो आपटे हैं इन्हों शादीशुदा थे, आपटे शादीशुदा थे, मगर चोंच मारने की दी बीमारी थी इनको। अब ओल्ड सिटी के हैदराबाद की जबान में तो बोलते मियां बुढ़ा हो गया, दीवारा कूदना छोड़ दे। तो मैं नहीं बोल सकता, मगर बोलते, मैं नहीं बोलता, वो उसमें भी बोलता हूं आपको। तो आपटे क्या थे? शादी कर लिए, मंगर रंगीले थे। तो आपटे क्या करे, एक क्रिश्चियन बच्ची थी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा थे, उससे रंगरलियां मना रहे थे। उन्होंने बंबई में पढ़ते थे तो इन्हों जाके इनको चौपाटी पे लेके जाते थे, बैठ के पिक्चर देखते थे बहुत बार। अब नहीं बोल सकता, 12 लंबी कहानी है उनकी। और इसको बोल के गए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोले नहीं कि गांधी को मारने जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, फिर बाद में आ तो अपन फिर मिलेंगे। दिल्ली गए और गांधी को मारने से पहले अपने मां बाप की पसंद की बच्ची को भी देख के आए कि इससे शादी करूंगा। उसको ले जाके साड़ी भी दिए। अब इसको क्या बोलते बोलो? शादीशुदा है और फिर आप एक से इश्क लड़ा रहे हैं, उसको भी धोखा, और जाके तीसरी को बोल रहे मैं तेरे से शादी करूंगा।
और फिर गांधी को कत्ल करने के बाद वापिस आकर मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस जाकर बोली कि ये आपटे है, पापी है, ये गांधी का कातिल है, तो मनोरमा ने कहा, यकीन नहीं आया उसको। उसने कहा कि इस फोन पर खैर उसका फोन आने वाला है। फोन आया तो उस वक्त की पुलिस को मालूम हुआ कि आपटे एक जगह पर है, वहां जाकर आपटे को पकड़ लिए। अब इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? इसको क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? बोलो। और फिर ये एक साहब हैं मदन लाल पहवा, इनकी भी बड़ी रंगीन दास्तान है। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, वहां की एक बहुत बड़ी तवायफ औरत थी। हाँ, तुम सुनो, अभी रंगीन बात करो, तुम्हारे को एक साइड उड़ो रहे, बैठे रहो, सुनो। ये मदन लाल पावा साहब अहमदनगर में थे, तो इनको वहां पर एक तवायफ की बेटी थी। वो तवायफ की बेटी से इश्क में मुब्तला हो गए और उसके साथ उन्होंने जो भी, तो मदन लाल पहवा, उसका नाम शेवंती था। क्या नाम था उसका? शेवंती। ये मदन लाल पहवा भी गांधी के कत्ल में मुलविस थे। ये रेफ्यूजी थे पाकिस्तान उस वक्त के, वहां से आए थे। गांधी के कत्ल के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो ये शेवंती, जिसने कसम खाई थी कि मैं तवायफ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं मदन लाल पहवा के साथ शादी करूंगी, उसका दिल इतना टूटा कि वो अपनी मां की तरह तवायफ बन गई। ये वो लोग हैं। अरे ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। और 1988 में शेवंती की मौत हुई। अब आप बताओ, अच्छा ये मदन लाल पहवा गांधी के कत्ल में सजा हुई, फांसी नहीं हुई थी, छूट गए। 64 में छूटे, तो 64 में छूट गए तो लैला के पास जाना ना, देखो मैं आ गया, नहीं गए, शादी कर लिए। इन्हों आके हमको आईना दिखा रहे, अरे तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। अब खाली 2 एग्जाम्पल दिया हूं, अगर और दूंगा तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी बीजेपी संघ परिवार वालों को। अब आप हमको बोल रहे लव जिहाद। अच्छा, वो एक भोपाल का मजे का किस्सा हुआ, पढ़े अखबार में? नहीं पढ़े? नहीं पढ़ते तुम लोग? खैर मैं ही पढ़ा। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा। तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। क्या नाम है केरला? हाँ? हमारे एमएलए अच्छा जानकारी रखते हैं। तो बहरहाल केरला स्टोरी लिख जाके वो मैडम दिखाए बच्ची को, उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गए। अरे क्या दिखाया रे भाई तू उसमें? उन्हें भाग गए। मीडिया लिखा, मैंने लिखा, उन्हें भाग गए। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इसके मामलात में मत आओ आप, जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के हमारे मजलिस के अरकान को और इम्तियाज जलील को। जब महाराष्ट्र औरंगाबाद में फसाद कराने के लिए पूरी कोशिश हो रही थी तो इम्तियाज जलील ने 3 घंटे एक मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर की हिफाजत की और फसाद होने नहीं दिया। इस स्क्रिप्ट पर इम्तियाज जलील ने पानी डाल दिया। इसीलिए हम महाराष्ट्र की बीजेपी की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कह रहे हैं कि आप रोको इन चीजों को। महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। आपकी सरकारें 30,000 लोग कैसे निकल कर आ गए? और ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है? आपटे की औलाद कौन है? मदन लाल पावा की औलाद कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामो के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं, किसी को हिजाब निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुप्रीम ऑफ पुलिस ने, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है, हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में बरेली से दिल्ली बस जा रही है, बस रास्ते में रुकी तो किसी मुसलमान ने कहा कि भाई एक 3 मिनट रुक जाओ, हम नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़े तो क्या हुआ, 3 मिनट सिर्फ 2 मुसलमान नमाज पढ़े तो कृष्णपाल सिंह ड्राइवर को और मोहित यादव जो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय है, कृष्णपाल यादव को सस्पेंड कर दिए, मोहित यादव को बरतरफ कर दिए। क्या बोलते, सिर्फ 2 मिनट बस ज्यादा रुकी, मुसलमान नमाज पढ़े। अरे नमाज पढ़े तो क्या क़यामत आ गई बोलो। अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो पूरे गवर्नमेंट के दफ्तरों से किसी का भी मजहबी निशान नहीं होना चाहिए। फिर कोई कलेक्टर का ऑफिस का इनाग्रेशन हो, सेक्रेटेरिएट का हो, कोई मजहबी त्योहार नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए बस रुकी तो आपने बस के ड्राइवर को सस्पेंड, और बेचारा जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था मोहित यादव, उसको आपने बरतरफ कर दिया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखो ये जो हमारे दुश्मन है सियासी, बार बार खड़े होकर बोलते कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, हमारी वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अजी हजरत खाली बोलते या कुछ करते भी तुम लोग। राजस्थान में
राजस्थान में मौसम खान एक नामी शख्स को लक्ष्मणगढ़ के उनको जला दिया गया। कांग्रेस की सरकार है। फिर वहां पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, किडनैप करके लेकर गए। किडनैप करके लेकर गए हरियाणा को, जिंदा जला दिया जुनैद नसीर को। 4 महीने हो गए, 11 में से खाली 3 को पकड़े। 15 लाख का ऐलान, सिर्फ 5 लाख दिए। अरे कांग्रेसियों जो मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जाओ ना वहां जाकर बोलो तुम्हारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, अशोक गहलोत को। और हद तो यह हो गई कि जो हाफिज जाबिर, जो जुनैद और नसीर के इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उस पर 307 का झूठा मुकदमा डाल के जेल को भिजा दिए। उसके साथ 4 औरतों पर केस बुक कर दिए। अब आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, लड़ाई लगाने का काम, आग लगाने का काम हुकूमतें कर रही हैं। कांग्रेस की हुकूमत है, इंसाफ नहीं करते। अरे आप 4 महीने हो गए, 15 लाख नहीं दे सकते अशोक गहलोत। आप 4 महीने हो गए, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जुनैद नसीर के कातिलों को। मगर ये जो सेकुलरिज्म का निकाब पहनकर मजलिस पर वार करते हैं, अरे चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो, डूब मरो तुम लोग। तुम में हिम्मत नहीं है ये तमाम बातें करने की। जब मजलिस करती है तो बोलते ओवैसी की जबान से जो फिरका परस्ती टपकती है। अरे मैं कहां फिरका परस्ती की बात कर रहा हूं, मैं एक एक बात फैक्ट्स पर कर रहा हूं, फैक्ट्स की बुनियाद पर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। उत्तराखंड में एक इलाका है, वहां पर 2 लोगों ने मिलकर एक अक्सरेती हमारे हिंदू भाई की बेटी को, जो अंडर एज है, उसको किडनैप करने की कोशिश की। तो मुसलमान और एक हिंदू दोनों गिरफ्तार हो गए। मगर उस इलाके में पोस्टर लगा दिए गए, 15 जून तक खाली करो वरना ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिर क्यों मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस तरह दबाया जा रहा है कि हमको दबाने से, हमको डराने से, हमको मार्जिनलाइज करने से, हमको एलियनेट करने से कि आप सत्ता में आ जाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो कौन सा आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में कोर्ट में एक कैदी को फिर गोली मार दी गई, वो मर गया वहां पर। मैं शुरू से कह रहा था कि एक ठोक दो की पॉलिसी गलत है। जमहूरियत में गोली से नहीं मारा जाता किसी को, अदालत से फैसले दिए जाते हैं। मगर कोर्ट के अंदर आकर उसको कत्ल कर दिया गया। अब आप बताइए कौन सी चीज बाकी रह गई है। अब लोग हम पे कहते नहीं नहीं अभी भी ऐसा करना है, अभी भी वैसा करना है। मेरे भाई, सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को जानो, अपने फैसले सही लो। मगर सब लोग ये जो दिल्ली में बैठे हुए चौधरी है ना, जो सौदा करते हैं मुसलमानों के नाम पर, अरे आरएसएस से तुम बात करोगे और तुम सेकुलरिज्म को बचाओगे। आरएसएस से तुम बात करोगे और सेकुलर पार्टियों को कामयाब करोगे। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 288 लोग ट्रेन के हादसे में मर गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, मगर कैसे हादसा हुआ वो मरने वाले नहीं मालूम किस किस के भाई बहन थे। मगर हमारे वतन अजीज में जब गरीब मरता है, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गरीब मरता है तो गरीब की जान की कीमत हमारे मुल्क में नहीं है।
सब मरते हैं, मगर दलित जब गरीब मरता है, मुसलमान या गरीब हिंदू मरता है, वो कोई उससे कोई इंसाफ नहीं होता। 2 दिन 4 दिन अखबार में न्यूज बनती है, उसके बाद कोई उस गरीब को पूछ कर नहीं देखता। आपको मालूम, आदिवासी लोग, हमारे मुल्क में 70 लाख आदिवासी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 288 लोग मर गए, इसका ले लो, मौज बनाओ, मगर कैसे मरे उसका जवाब कौन देगा? क्यों मरे उसका जवाब कौन देगा? क्या वजीर आजम के जाने से इंसाफ हो जाएगा? अब सीबीआई को दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह के नजारे हम देखते हैं। 3 ट्रेन, 1, 2, 3 ट्रेन में टक्कर, और विश्व गुरु की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत सुपर पावर बन गया है, 3 ट्रेन की टक्कर को आप नहीं रोक सक रहे। मुझे मालूम कि आज की तकरीर के बाद बहुत तकलीफ होगी बीजेपी वालों के पेट में, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पोलिंग बूथ पर अपनी इब्तिदाओं को बनाओ, अपनी ताकत को दिखाओ, और जब वक्त आएगा एक सही फैसला इंशाअल्लाह लिया जाएगा। मैं मुकाबले से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप आइए, लड़िए हैदराबाद, कौन रोक रहा है आपको? यू आर वेलकम। मगर एक बात जान लो, हैदराबाद की जो सीट है ना, जो मजलिस की जो पहचान है, जो मजलिस की ताकत है, अगर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम बैठे हो तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब कभी इलेक्शन आता, तुम्हारी जबान पर पहले होता कि या अल्लाह मेरी जमात को तू पहले कामयाब कर दे। दुआ करते ना आप लोग, या अल्लाह हमारी जमात को, हमारी ताकत को, हमारी शनाख्त को, हमारी पहचान को, हमारे बुजुर्गों की मेहनत को कामयाब कर दे। ये मेरी ताकत है, ये दुआएं मेरे साथ हैं, तुम्हारे आंसू मेरे साथ हैं, मेरे उस इज्जतदार मां और बहनों की दुआएं मेरी साथ। आप मुकाबला करना चाह रहे, आजमा लो। दौलत से कोई कामयाब नहीं होता, दुआओं से कामयाब होता है। अगर दौलत से कामयाब होता तो फिर बहुत लोग कामयाब हो जाते। कोई जुल्म से कामयाब नहीं होता, कोई खिदमत से कामयाब होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया कि आप आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी बातों पर गौर करिए, मजलिस को मजबूत करिए और अपनी जमात के लिए तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।